नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बीटीएससी में पूछने जाने वाले आईटीआई को जो इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का जो मॉड्यूल है 6 इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस वो बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा, इसको देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गेट चिन्ह का नाम क्या है? ये वाले गेट चिन्ह का जो नाम है ये है दोस्तों नॉट गेट। नॉट गेट, देखो इसमें गेट हाईवे ने किया तो नॉट गेट है, नहीं ना, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट। अरे गाइस इसमें भी है नॉट गेट, तो अलग फ्रॉड चल रहा है जी। क्या लिखा हुआ है? इसको देखो, इसको यही पढ़ो, नॉट गेट, इसका छोड़ दो। इसमें नोर गेट रे, इसमें नोर गेट है, इसमें नॉट गेट। हम ही को कन्फ्यूज हो गया। इसमें नॉट गेट क्या लिखा हुआ है? देखो एक तरह से मानो ये फिगर है, इसमें गेट, इसमें जो है नॉट, मतलब ये एक तरह से चारों तरफ से लॉक है, लॉक है ना, तो इसमें गेट है ही नहीं। ये इससे करके इससे करके इससे करके लॉक है, ये रास्ता हाईवे नहीं किया तो लॉक है, तो नॉट गेट है, तो नॉट है, नॉट नहीं है वहाँ, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखो पी और सी और बी, पीसीबी, पीसीबी, पीसी, पीसी। देखो पीसी हो गया एक तरह से लैपटॉप, और लैपटॉप जो होता है उसमें प्रिंट होता है, सब चीज़ जो है लैपटॉप से प्रिंट किया जाता है, प्रिंटेड हो गया। और इसके अलावा पैनल, ये पावर, ये पेमेंट, ये सब नहीं होता है। लेकिन पीसीबी, पीसी मतलब पीसी एक तरह से लैपटॉप हुआ ना, उसमें प्रिंट हो जाता है। फोटो अगर प्रिंट करेगा तो लैपटॉप के द्वारा प्रिंट होता है, तो वो ये पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी का फुल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? एक ट्रांजिस्टर में आधार जो सामग्री का जो विशेष गुण है वो क्या? एक विशेष गुण जो है वो है दोस्तों हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, हल्के से ड्रॉप किया हुआ बहुत ही पतला। एक ट्रांजिस्टर, मान लो एक ट्रांजिस्टर है, उसके आधार पर सामग्री का विशेष गुण क्या है? एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण है हल्के से डोप किया हुआ बहुत पतला, हल्के से डोप किया हुआ बहुत ही पतला, हल्के से ड्रॉप किया हुआ बहुत ही पतला। ये कैसे ट्रिक बैठ रहा है? हल्के से ड्रॉप किया हुआ बहुत ही पतला, हल्के से ड्रॉप किया हुआ बहुत पतला। देखो एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष रूप क्या है? विशेष गुण, विशेष लोग क्या है? विशेष लोग हल्का रहता है, विशेष लोग मान लो ट्रांजिस्टर मतलब किन्नर लोग जो रहता है वो उसको हल्के में ले लेता है ना, तो हल्के से ड्रॉप किया हुआ बहुत ही पतला लोग रहते हैं तो हल्का में भी ले लेता है। तो हल्के से ट्रांजिस्टर लगा तो हल्के से ड्रॉप कर देता है, मार के ड्रॉप कर देता है, और पतला भी करता है, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या? सिलिकॉन सामग्री में रोधिका जो वोल्टेज का जो कारण है वह कम परमाणु संख्या। सिलिकॉन कान देके सुनता है कि हाँ कहाँ परमाणु बम फटने वाला, तो कम परमाणु संख्या। सिलिकॉन कान देता है, इसलिए कान किस लिए देता है कि कहीं परमाणु बम या कुछ भी वगैरह वगैरह तो ना, तो कम परमाणु संख्या। देखो क्या लिखा हुआ है? सिलिकॉन है, सामग्री है, और रोधिका वोल्टेज, रोधिका मतलब रोकता है। कौन रोकता है? कान देके सुन के रोकता है कि वहाँ परमाणु फटने वाला है, तो कम परमाणु संख्या जो है सिलिकॉन रोधिका मतलब रोता है। सिलिकॉन रोधिका मतलब जो है रोता है कि हाँ वहाँ फटने वाला है, तो क्या फटने वाला है? तो कम परमाणु संख्या फटने वाला है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आईजीबीटी का कौन सा अवगुण है? आईजीबीटी का जो कौन सा अवगुण है ये दोस्तों स्थैतिक चार्ज गुण, स्थैतिक मतलब आईजीबीटी। मान लो आईटीबीपी का जो है बहुत स्थिति खराब रहता है, तो स्थैतिक चार्ज समस्या आईजीबीटी लोग को बहुत ही स्थिति खराब रहता है ना, उसको हमेशा प्रेशर दिया रहता है, तो स्थिति चार्ज समस्या मतलब स्थिति, वो हमेशा स्थिति अपना चार्ज रखते हैं कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो आईजी लोग को क्या रहता है? उसका स्थिति जो है बहुत ही खराब चलता है, तो स्थैतिक चार्ज समस्या, स्थैतिक चार्ज। आईटीबीपी लोग हमेशा आईजी लोग जो है हमेशा पावर में रहता है, अपना चार्ज करके रखते हैं, पावर में रहता है, स्थैतिक चार्ज समस्या, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया था? दोलक में एक फीडबैक का जो नेटवर्क है क्यों उपयोग किया था? दोलक में एक फीडबैक सिस्टम का जो उपयोग किया था, ये है दोस्तों क्या लिखा भाई? सिंगल को 180 डिग्री से फेस शिफ्ट करने के लिए, देखो इसमें 180 कहीं लिखवे नहीं किया है, तो सिंगल को 180 डिग्री से फेस, देखो इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट मानो तो दोलक में एक फीडबैक एक है, और एक फीडबैक मतलब 80 हो गया, एक फीडबैक 80, तो सिंगल को एक
एक सिंगल को 180 से फेज शिफ्ट करने के लिए, सिंगल को 180 से फेज शिफ्ट करने के लिए देखो 180 इसमें पूर्वे नहीं करेगा। देखो ये हो गया 0 है ना, 0 हो गया 180 अल्लाह सीधा याद करो, ये एल है ना, 180 रुपये 180 रुपये 180 रुपये 180 2 लाख में एक फीडबैक नेटवर्क जो है 180 सिंगल लोग जो है नेटवर्क चलाते हैं सिंगल को 180 डिग्री फेस के शिफ्ट करने के लिए। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्रतीक का नाम क्या है, ये जो प्रतीक है ये वाले चिन्ह का नाम क्या है, ये वाले चिन्ह का जो नाम है ये है दोस्तों दो इनपुट नंड गेट देखो बताते हैं, 2 इनपुट नंड गेट है, 2 इनपुट नंड गेट। देखो नंड मतलब ये 2 इनपुट है 1 2, ये क्या है नंड गेट मतलब ये लॉक है, नंड है मतलब नंड लॉक है, नंड गेट मतलब जो ये गेट हाईवे नहीं क्या, 2 को लड़का है दोनों इनपुट है, लेकिन जो नॉट यहाँ पे नॉट गेट हाईवे नहीं क्या तो नंड गेट, तो 2 इनपुट नॉट गेट। देखो यहाँ है ना 2 इनपुट नंड गेट, 2 इनपुट नंड गेट, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, रेसिस्टर का नाम क्या है, रेसिस्टर का जो नाम है ये वाले रेसिस्टर का नाम क्या है, ये जो रेसिस्टर का नाम है ये दोस्तों ये वायर वुल्ड वेरिएबल रेजिस्टर। देखो ये एक तरह से मान लो भारी भरकम है, इसमें बल लगा है तो वायर वुड वेरिएबल रेजिस्टर वायर इसमें देखो एक तरह से मानो तो ये है एक तरह से तार कसने वाला, इससे करके तार घिसता है ना, तो तार घिसता है तो वायर है, एक तरह से वायर है और वायर वुंड वेरिएबल बल मतलब ये एक तरह से पूरा बल है, तो रजिस्टर वायर वुंड वेरिएबल रजिस्टर, तो ए सी एकदम राइट, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है, यूनी जंक्शन जो है ट्रांजिस्टर यूजेटी का जो मुख्य कार्य है यह रिलैक्सेशन मतलब क्या बोलता है, यूनी जंक्शन में बोलता है रिलैक्स करो आएगा ट्रेन, बोलता है ना यूनी जंक्शन में क्या बोलता है रिलैक्स करो आएगा ट्रेन, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर लोग को बोलता है रिलैक्स करो आएगा ट्रेन और तुम जाके धवा बोल के कमाना, तो रिलैक्सेशन ओसिलेटर मतलब जो लेट के बोलता है पैसा ला रिलोलेटर, तो क्या लेगा भाई यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजे का मुख्य कार्य ट्रांजिस्टर यूनी जंक्शन पे क्या होता है रिलैक्स करो, तो रिलैक्सेशन ओसिलेटर, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वोल्टेज नियंत्रित विद्युत आपूर्ति के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है, वोल्टेज नियंत्रण विद्युत आपूर्ति के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है, तो जेनर डायोड वोल्टेज को नियंत्रित जेनर मतलब जो है वोल्टेज को नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित करता नर मतलब लड़का लोग ज़्यादा नियंत्रित करता तो जेनर डायोड। देखो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए विद्युत आपूर्ति के किस लिए प्रकार का डायोड का उपयोग होता है, डायोड। देखो विद्युत को अब देखो विद्युत ज़्यादातर लड़का लोग ही काम करता है, तो लड़का तो लड़का नर है तो जेनर डायोड, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या, ये जो एम्पलीफायर सर्किट है ये इसका प्रकार का है, ये इसका प्रकार क्या है, चला उसमें भी हल करके अच्छी था इसमें भी हल करके, उसका 180 था, इसका देखते हैं इसका क्या है, इसका है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर देखो बता दे इसमें क्या लिखा हुआ है कॉमन एमीटर देखो ये बीच वाला मान को मांगो ए है, ये ए है तो एमीटर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कॉमन मतलब कॉमन है, ये दोनों बीच के क्या कॉमन है कि इसमें ये होगा तो कॉमन एमीटर मतलब मीटर नाप रहा है तो है ना, देखो बतलाते ठीक आ गया, देखो ये दोनों क्या कर रहा है तो नाप रहा है, तो क्या नाप रहा है कॉमन नाप रहा है, तो प्लस माइनस का तो एमीटर नाप रहा है, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिति आवृत्ति प्रदान करता है, कौन सा दोलक जो है उच्च सटीक स्थिति आवृत्ति प्रदान करता है, हार्टले देखो कौन सा दोलक जो है उच्च सटीक स्थिति आवृत्ति प्रदान करता है, कौन सा दोलक दौलतदार इंसान क्या बोलता है कितना लेगा रे हार्टले लेयर हट बोलता है, दौलतमंद इंसान क्या बोलता है हट और ले मतलब ले और हट निकल जल्दी, तो हट ले 80 लीटर उच्च सटीक क्या है उच्च मतलब सटीक मतलब जो है उच्च सटीक किसमें पता हार्ट पे पड़ता है, तो हार्ट ले 80 लीटर, ये भी एक ट्रिक है, देखो 2 ट्रिक आ गया,
तो दौलत, दौलत लोग क्या बोलता है, हट ले, जल्दी ले और हट यहाँ पे से, जल्दी ले और हट, यहाँ पे रहेगा नहीं। और उच्च सट्टिक मतलब दिल पे मतलब असर, हार्ट पे एकदम तुरंत असर पड़ता है, तो हट ले ऑसिलेटर, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से Cl को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो क्या है। Cl को जोड़ने का जो उद्देश्य ये है दोस्तों, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर में C1 और L1, तो L1 जो है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, सकारात्मक फीडबैक बैंक प्रदान, सकारात्मक फीडबैक, सकारात्मक रात्मक फीडबैक प्रदान करना। देखो ये एक तरह से आउटपुट आउट होता है, ये आउट है तो आउट होगा तो क्या होगा, बैंक से लोन लेगा तो आउट हो जाएगा। तो सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। ये सब गाइस एकदम बढ़िया से फिगर को देख के आप लोग समझ जाइएगा। तो क्या लिखा हुआ, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। फीड मतलब ये एक तरह से मानो ये फीट की तरह, 1 फीट की तरह लंबा है, तो सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, सकारात्मक फीडबैक प्रदान, सकारात्मक मतलब जो है ये सुकड़ा हुआ है, तो सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा एम्पलीफायर आउटपुट पर आधारित है, कौन सा एम्पलीफायर आउटपुट पर आधारित है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर जो है आउटपुट पर आधारित, आउटपुट जो है वोल्टेज, आउटपुट मतलब आउट हो गया, क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। देखो आउट हो जाता है तो वोल्टेज, मोल बोलता है ना कि हाँ अरे ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो क्या हो गया, उड़ गया तो आउट हो गया। तो एम्पलीफायर जो आउटपुट हो गया तो वोल्टेज एम्पलीफायर, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रिवर्स बस्टर डायोड में चौथी बाधा का कारण क्या है। रिवर्स बस्टर डायोड में चौथी बाधा का जो कारण है ये है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होना। रिवर्स मतलब रिवर्स में आना फिर जाना, और बस्टर बोलता है ना, बस्टर तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों को आकर्षित करना। मान लो देखो रिवर्स मतलब बार बार अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और बोल रहा है कि बस्टर यू बस्टर बार बोलता है ना। तो ये जो बोलता है चौथी बार बोलते ये खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल लिखा, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों के बीच का जो आकर्षित मतलब 4 बार जो है उसके बाद में आकर्षित खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन होल है, इलेक्ट्रॉन के होल कहीं पे नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के होल आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच, टर्मिनल मतलब छेद हो गया, ये आकर्षित होते हैं। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर का रिपोर्टिव प्लक्स को वेब आउटपुट होता है। तो ये है दोस्तों, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपेटिविटिव पल्स वेब फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है, जो आउटपुट उत्पन्न करता है ये दोस्तों अस्टेबल मल्टी वाइब्रेशन, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेशन। क्या लगा, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर का रिपेटिटिव तो अस्टेबल पल्स वेब पल्स मतलब जो है कौन सा मल्टी वाइब्रेशन अपना जो पल्स देखता है, मतलब पल्स किस लिए देखता है, क्यों देखता है कि मेरे पास ताकत कम नहीं हो गया। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्ट मतलब जो है पल्स, अपना पल्स जो बोलता है ना कि जब पल्स चेक करवा लेना, तो पल्स जो चेक करवाने बोलता है कि अस्टेबल मतलब कष्ट तुमको जो हो रहा है जाके अपना पल्स चेक करवा लो, बोलता है ना अपना पल्स चेक करवा, तुमको कष्ट हो रहा है। तो अस्टेबल मल्टीफायर, तो मल्टीफायर अस्टेबल मल्टीफायर, तो कौन सा मल्टी वाइब्रेशन, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर बेटर लोग क्या करता है, अपना हाथे से काम करता है। तो रिपोर्टेटिव पल्स का फॉर्म आउटपुट पल्स का आउट होगा तो क्या होगा, अस्टेबल होगा, अस्ट हो जाएगा। तो अस्टेबल मल्टीफायर, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एनटीसी रेसिस्टर का पूर्ण रूप क्या। एनटीसी रेसिस्टर का जो पूर्ण रूप है वह क्या है दोस्तों, ये है निगेटिव टेम्परेटिव को इफेक्टिएंट रेसिस्टर। क्या लगा है, निगेटिव देखो निगेटिव और कहीं नहीं है, देखो और कहीं नहीं है, निगेटिव कहीं नहीं है, तो निगेटिव लास्ट में आ देना। रेजिस्टर का पूर्ण रूप, एनटीसी रेसिस्टर का जो पूर्ण रूप है तो यह दोस्तों इंग्लिश में निगेटिव टेम्परेटेड को इफेक्चुएंट और रेसिस्टर। देखो निगेटिव कहीं नहीं, तो एनटीसी मतलब एंटी जो इंडिया बोलता है, एंटी हिंदू इंडिया बोलता है, वो क्या होता है, निगेटिव रहता है, हमेशा निगेटिव वाला भड़काऊ बयान देते हैं। एंटी बोलता है ना, एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम यही बोलता है, तो निगेटिव रहता है, निगेटिव सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दोलक सर्किट में दोलकों का या तर्कों को बनाए रखने के लिए कौन से सर्किट का आवश्यक होता है।
दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? ये जो सर्किट है ये सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक देखो, दोलन मतलब दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए दोलक देखो, दो क्या होता है? नकारात्मक को सकारात्मक होता है। दोलक पूछ रहा है ना, दोलक क्या होता है? नकारात्मक को सकारात्मक। यहाँ क्या दिया? सकारात्मक। तो दो लक मतलब लक जिसका साथ रहता है वह सकारात्मक हुई है। देखो दो लक मतलब लक जिसका साथ रहता है वह सकारात्मक मतलब सकार मतलब सब चीज़ ऊपर होता है। नकारात्मक तो तुम दोनों गिर गए फिर कूड़े में। तो दोलक सर्किट में दोलनों मतलब दोलनों का तरंग को बनाए रखने के लिए जो सर्किट आवश्यक है, तरंग मतलब जो तरंग उसका तरंग कैसे खुल जाए, वो तरंगों की तरह उड़ रही, तो अब सकारात्मक फीडबैक। तो दो लक है कि वो नौकरी ले लेगी, तो सकारात्मक फीडबैक। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? कौन सा अक्षर जो है यौगिक पदार्थों के कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो आर अक्षर है। आर देखो, कौन सा अक्षर जो यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड, देखो सल्फाइड लिखा हुआ है, इंगित सल्फाइड सो से सल्फाइड मतलब फाइट किसे करता है? आर से करता है। तो सल्फाइड कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कौन सा अक्षर योगी आदित्यनाथ योगी लोग क्या करता है? रॉ की तरह काम करता है। योगी क्या कर रहा है? तो रॉ की तरह काम करता है। तो आर यौगिक कौन सा जो अक्षर यौगिक पदार्थ क्या है? रॉ है। तो कौन सा यौगिक अक्षर जो है वो पदार्थ कैडमियम यहाँ लोग का ज़्यादा नाम था रॉ रेहान पे यहाँ। तो कैडमियम कैडी कौन करता है? तो रो कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड के अंतर्गत करता है? तो आर करता है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? रिक्तीकरण जो क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? कुचालक के रूप में रिक्तीकरण रिक्त कुचालक देखो कू करके रिक्तीकरण क्षेत्र के व्यवहार करता है। देखो चल के मान लो रिक्तीकरण क्षेत्र क्या करता है? तो कू करता, कुचालक कू करता है। तो चलने के बाद क्या देखो, कोई भी लड़का चलेगा तो क्या करेगा? रिक्तीकरण क्षेत्र है वहाँ अगर चलेगा तो वो रब बोलने रहे पे तो कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। तो कुचालक कुछ ना कुछ बोलते रहेगा कुचालक। सू नहीं करता तो कू करता, कू कुछ ना बोलना रहे तो कुचालक। तो रिक्तीकरण क्षेत्र के कैसे व्यवहार करता है? रिक्तकरण मतलब करण कर रहा है कि कुचालक प्रतिरोध कुचालक के रूप में कुचालक देखो रिक्तीकरण रिक्ति क्या रहा है? कू हो रहा है। तो रिक्तीकरण तो कुचालक, रिक्तीकरण क्षेत्र में कुचालक भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 0.2 माइक्रोसेकंड में टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिंगल की आवृत्ति क्या होगी? ये जो आवृत्ति होगी 1000.0 kHz क्या लिखा भाई? 0.2 माइक्रोसेकंड में टाइप बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन, 5 अगर डिवीजन रहेगा, एक के डिवीजन से लेगा ना 250 तो आराम से 1000 हो जाएगा। तो 5 डिवीजन है और 5 डिवीजन है 2 माइक्रो 2 सेकंड, देखो 2 माइक्रो 2 सेकंड 2 4 हो गया। अब 5 डिवीजन ले तो 5 डिवीजन 250 लेगा तो 4 बार में 1000, तो 1000 kHz हो गया ना। देखो 0.2 माइक्रो सेकंड में टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन, 5 अगर डिवीजन चुनेंगे तो द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन के पर्दा से सिंगल आवृत्ति क्या होगी? सिंगल जो आवृत्ति होगी वो सिर्फ एक ही है 1000.0 kHz। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है? क्या लिखा हुआ है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन के न्यूनतम जो वोल्टेज की आवश्यकता होगी वह क्या होगी? वह होगी दोस्तों 0.6 से 0.6 V से 60, 0.6 V से 0.60 देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे करते थोड़ा सा। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन मतलब जो है बेस एमिटर ट्रांजिस्टर का अलग आवाज़ भी एज निकलता है और बेस निकलता है और ट्रांजिस्टर जंक्शन पे न्यूनतम जो जंक्शन पे भी जाती है भीख मांगने पैसा मांगने के लिए जो आवश्यक है ये 0.6 V से 0.60। देखो एक तरह से किन्नर लोग जो रहते हैं ट्रांजिस्टर लोग वो आवाज़ भी बेस बोलते हैं। उसका जो हाइट रहता है वो 5 से 7 इंच 5 से 7 जो है मीटर लंबा रहता है। मान लो 5 से 7 फीट लंबा रहता है। कहीं किन्नर लोग लड़की के अंदर नहीं है तो नहीं लड़का के, तो उसका जो हाइट ऑटोमेटिक जो लड़के के साइड में 6 से 7 फीट के बीच में रहता है, 6 फीट से 7 फीट के बीच में ही रहता है। तो वही दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है?
सिलिकॉन कौन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होगी? तो 0.6 से 0.7 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। देखो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्या होगी? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की जो आवश्यकता होगी, नकारात्मक पूछ रहा है, ये होगी दोस्तों विकृति में कम करने के लिए, विकृति को कम करने के लिए एम्पलीफायर में सर्किट के नकारात्मक, देखो नकारात्मक हो गया मतलब निगेटिव, वो ऑटोमेटिक कम हो गया। तो ऑटोमेटिक जब कम विकृति को कम करने के लिए, देखो अगर सकारात्मक पूछता तो सकारात्मक क्या है, वो ऊंचा आ गया, तो नकारात्मक तो नकारा है, तो वो इसलिए कम ना है ना, तो कुछ उसका कमी है तभी नकारा है। तो वही है, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्या होती है? विकृति को कम करने, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिंगल तरंगों का प्रोसेस का उत्पादन करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिंगल तरंगों या पल्सेस के उत्पादन करता है? ये दोस्तों दोलन, दो लक। देखो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कौन करता है? दौलत वाला इंसान। इलेक्ट्रॉनिक वाला कौन करता है? जिसके पास दौलत रहता है, तो 2 लाख। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट सिंगल तरंग के पल्सेस, देखो सिंगल लोग के पास क्या रहता है? दौलत रहता है। सिंगल लोग के पास क्या रहता है? दौलत रहता है। कहीं गर्लफ्रेंड है नहीं क्या, तो सब इसको बच ही जाता है, तो दौलत रहता है। 2 लाख। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिंगल तरंग को पल्सेस का उत्पादन करता है? पल्सेस मतलब जो है पल्सेस मतलब शेष करता है, पल्सेस करता है कि मेरे पास दौलत बहुत है, पल्सेस। तो सिंगल तरंगों के पास दौलत तो दौलत, 2 लाख एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन के लैंप किया जाता है और DC में गेट करंट को हटा दिया जाता है? क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैंप किया जाता है और DC को गेट से हटा दिया जाता है? तो गेट से अगर हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? गेट चालन पर नियंत्रण खो देगा। गेट चालन जो है अपना नियंत्रण खो देगा। मान लो किसी को गेट से हटा दिया, कहीं है गेट, मान लो कोई गार्ड है, उसको अगर गार्ड से हटा दिया तो क्या होगा? वो अपना चालन जो है खो देगा। तो गेट चालन अपना नियंत्रण खो देता है, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा? SCR का जो मुख्य अनुप्रयोग है मोटर का गति नियंत्रण करना। SCR का जो मुख्य अनुप्रयोग कौन सा? SCR का जो मुख्य अनुप्रयोग कौन सा? ये दोस्तों मोटर का गति नियंत्रण करना, मोटरों का जो गति है वो नियंत्रण करना। SCR का मुख्य अनुप्रयोग मोटरों का गति नियंत्रण करना। मोटरों का जो SCR मतलब SCR का क्या होता है? मोटरों का गति, मोटर मतलब S है, S और SCR मतलब जो SCR जो है वो मोटर है, तो मोटर की गति को नियंत्रण करना मतलब SCR मतलब CR मतलब सेंट्रल हो गया, तो सेंट्रल में ज़्यादातर मोटर को नियंत्रण किया जाता, तो मोटर की गति को नियंत्रण करना, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? ट्रांजिस्टर सर्किट में जो फंक्शन का प्रकार है वो क्या है? ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का क्या प्रकार है? ये प्रकार है दोस्तों ट्रांजिस्टर में जो प्रकार है ये है दोस्तों स्विचिंग। ट्रांजिस्टर सर्किट में कौन सा फंक्शन है? स्विचिंग। ट्रांजिस्टर सर्किट में कौन सा फंक्शन है? इसका जो फिगर देख लीजिएगा, इसका जो फंक्शन है ये स्विचिंग। देखो स्विचिंग देखो यहाँ बल्ब है ना, बल्ब क्या होता है? स्विच ऑन, तो स्विचिंग। बल्ब क्या होता है? स्विच ऑन करता है, तो स्विचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक सक्रिय घटक कौन है? एक जो सक्रिय घटक है, एक सक्रिय घटक जो ये दोस्तों ट्रांजिस्टर, सक्रिय ट्रांजिस्टर। निष्क्रिय पूछेगा तो वो होगा कैपेसिटर। निष्क्रिय में कैपेसिटर और सक्रिय में ट्रांजिस्टर, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र को बड़ा क्यों किया जाता है? एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र को बड़ा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे अधिक गर्मी का प्रसाव करना पड़ता है। देखो मान लो एक ट्रांजिस्टर, एक किन्नर वो कलेक्टर बनना चाहती है, तो उसको जो है बहुत ही दुख और पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, वही है। तो इसे अधिक गर्मी प्रसार करना पड़ेगा, इसे अधिक गर्मी मतलब दौड़ भाग जो है, और इसमें जो इसको ताना भी बहुत सुनना पड़ेगा, इसलिए इसको अधिक गर्मी जो उत्सर्जन के बढ़ना क्या लगा, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ेगा, इसे गर्मी का जो है बहुत असर पड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये कलेक्टर बन पाएगी। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के 30वां नंबर बात करते हैं दोस्तों, क्या लगा है? 66 के वोल्टेज लाभ को ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ CE एम्पलीफायर की शक्ति का लाभ क्या है? 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ CE एम्पलीफायर का जो शक्ति का लाभ होता है वो क्या है? वो जो लाभ है दोस्तों वो है दोस्तों 66। देखो इसमें 66 लिखवे क्या है?
इसमें 66 लिखवे क्या, देखो लिखा है ना 66 के वोल्टेज 100, देखो 66 है और 100 है, तो 66 जीरो जीरो लगा देंगे तो इसको हटा देंगे, एक को हटा देंगे तो 6600, तो 6600 हो गया, 66 है तो 6600, देखो 66 है तो 66 डबल जीरो, तो इसको 66 था 100 था तो एक जीरो हटा दी, एक हटा दी तो 100 हो गया 6600, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था, तो 220 VRMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा, 220 RMS AC वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज है वो क्या होगा, पीक वोल्टेज जो है वो है 311.17 क्या लिखा हुआ है 220 RMS AC वोल्टेज में पीक वोल्टेज पीक 311 में देखो 220 है ना, 220 है 220 भी है AC है, 220 RMS AC पढ़ लो, 220 RMS AC है और 311.17 देखो 3 इसमें जीरो है, 311 में इसमें भी 3 है, देखो अब ट्रिक आ गया, देखो इसमें RMS है ना 3 ठो, इसमें भी देखो 1 सेम है 1 तो ये भी 3 ठो, ये भी 3 ठो है और ये भी 3 ठो है और ये भी संख्या भी इसमें 3 ठो है, तो 220 तो इसमें भी 3 संख्या सेम है ना, 3 1 और 0.17 तो यही होगा 300 मतलब 31 क्या लगा 311.17, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश जो है अर्धचालक का उपकरण क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उच्च बांध वोल्टेज जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन कौन देता है क्या, ऊंचा लोग आदमी कौन देता है, तो द्वारा अधिकांश जो अर्धचालक मतलब आधा ही सुनता है, तो उच्च मतलब आधा वोल्टेज जर्मेनियम में तुलना सिलिकॉन कौन जो देता है वो पूरा नहीं सुन पाता है, तो अर्धचालक जो पूछ रहा है तो उच्च बांध मतलब जो है कान देने के बाद पकड़ा जाएगा तो उसको बांध देगा, तो उच्च बांध वोल्टेज अर्धचालक मतलब आधा सुनने के बाद अगर पूरा सुन लेगा तो तब तो काम ही हो जाएगा, लेकिन वो आधा सुन लेता है, पूरा सुनने के चक्कर में क्या होता है पकड़ा जाता है, तो उच्च बांध वोल्टेज तो वही है, क्या लिखा हुआ है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन कौन देता है अधिकांश अर्धचालक में आधा ही सुनता है पकड़ा जाता है, तो उच्च बांध के पूरा मारता वोल्टेज के तुरंत उच्च बांध सके एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर और आउटपुट डीसी वोल्टेज में क्या है, यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है तो इसका जो आंसर होगा इसका होगा 10.8 होगा। देखो बताते कैसे, देखो हाफ वेव पूछा है तो हाफ होता है 12, लेकिन इसमें 12 जो है ये भी दिया है, तो हाफ होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट डीसी को एसी में बदलेंगे तो इनपुट में एसी का होगा 10.8 मतलब जो है 10.8 मतलब 10.8 8 2 10 देखो 8 और 2 10 देखो 8 और 2 10 देखो इसमें क्या है, देखो ये गया 4 दूना 8 हुआ ना 8 4 दूना 8 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये तो 10.8 हो गया, देखो 4 दूना 8 तो क्या लगा हुआ है, देखो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, क्या लगा हाफ वेव मतलब जो इसको ये गया 2 और 4 तो 2 और 4 करेंगे हाफ करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज को इनपुट एसी वोल्टेज के 24 वोल्टेज क्या होगा, 24 जो वोल्टेज होगा उसका जो हाफ होगा वो होगा दोस्तों 10.8 तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा लास्ट का संख्या, तो 10.8 तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा फ्रीन बराबर 2f फ्रीन मतलब क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिकर होता है मतलब दो मान लो किसी के ऊपर नहीं फिकर होता है तो फ्रीक्वेंसी लगा तो फिकर होता है, हम किसी का फिकर करें तो हम और जो इसका करें वो मिला के 2 हुआ, तो फ्रीन बराबर 2 फ्रीन बराबर देखो इसमें फ्रीक्वेंसी बोल रहा है 2 को फ्रीक्वेंसी 2 तो फ्रीन बराबर 2 फ्री, तो वही पूछ रहा है फिकर मतलब फुल वेव मतलब वेब सीरीज जो रहता है वो 2 पार्ट तक का बढ़िया लगता है, तो फुल वेव फुल मतलब मान लो कोई फुल काम कर रहा है तो 2 को मिलकर ही काम करेगा ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब फिकर करता है 2 को करता है, एक मैं हूँ एक वो है, क्योंकि मैं इसका फिकर करता हूँ वही मेरा करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो फिन बराबर 2 फिन, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की जो गणना करने का सूत्र होता है वह होता है दोस्तों FR बराबर क्या लिखा हुआ है FR बराबर 1/2 पाई रूट LC FR बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC देखो
एफ आर देखो एक दोलन में अनुनाद आवृत्ति की गणना करें। एक दोलन मतलब जो दौलत रहता है वो पैसा अपने आप को उड़ाता है, तो रूट में नहीं करा, वो किसी का अंडर नहीं आता। तो एफ आर बराबर 1/2 पाई आर बटे रूट एल सी, मतलब एल सी मतलब सब हो गया घर के अंदर, बाकी एक बेटा जो है नालायक वो बाहर निकल जाता है तो उड़ाता है। तो एक दौलत जिसको तब उड़ाता है, तो एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है 36वां नंबर क्वेश्चन। रेगुलेटर सर्किट का नाम क्या? रेगुलेटर सर्किट का नाम क्या? रेगुलेटर सर्किट का नाम क्या? ये वाले सर्किट का जो नाम है पर फिगर का, इसका नाम क्या? ये है दोस्तों, ये परिवर्तन आउटपुट वोल्टेज नियामक परिवर्तनीय आउटपुट। देखो परिवर्तनीय आउटपुट, रेगुलेटर सर्किट का नाम क्या? रेगुलेटर सर्किट आउट तो परिवर्तित आउटपुट वोल्टेज नियंत्रक। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ ये वाले भाग का क्या है, ये आउट है तो आउट है ना, तो परिवर्तन है तो परिवर्तनीय आउटपुट। देखो परिवर्तन है, ये आउट हो गया तो समझो परिवर्तन है, तो परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज नियंत्रक, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज नियामक परिवर्तनीय आउटपुट नियामक, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज नियामक। क्या लिखा हुआ है? रेगुलेटर। रेगू मतलब रेगुलर काम करता है तो क्या करे, परिवर्तन होगा ही ना, तो इससे भी ट्रिक मान, तो रेगुलर काम करेगा तो वो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज नियंत्रक। तो यहाँ भी आउट है तो परिवर्तन, रेगुलेटर तो परिवर्तन, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सत्य तालिका किस लॉजिक के गेट है? सत्य तालिका किस लॉजिक के गेट है? ये जो तालिका ये दोस्तों नोर है, ये है नोर NOR, ये है नोर N और O और R। सत्य तालिका मतलब सत्य तालिका की लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट NOR नोर है, NOR नोर। देखो सत्य पूछ रहा है ना, तो सत्य पूछ रहा है तो NOR होगा, NOR नूर बोलता है ना, नूर जहाँ की तरह लग रहा है, तो वो लोग सत्य तो तभी लग रहा है, तो नूर जहाँ की तरह, तो सत्य तालिका मतलब ताली नूर। तो सत्य तालिका किस लॉजिक गेट है? तो लॉजिक है वही सर, नूर की तरह लगी, तो एकदम नूर जहाँ की तरह लगी, तो सत्य तालिका नूर। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रतीक का नाम क्या? ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या? ये प्रतीक का नाम क्या? ये है दोस्तों, इस प्रतीक का नाम है ये एन चैनल FET, एन चैनल क्या लगा हुआ? GDS बताओ, GDS लिखा है। देखो ऐसे मानो इसमें 3 संख्या, एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, और इसमें भी 3 संख्या, तो एन चैनल FET। तो ऐसे भी एक ट्रिक मान लो, देखो इसमें 3 संख्या है ना, 1 और 2 और 3, और इसमें भी 3 संख्या, तो एन चैनल FET। और चैनल जो टीवी रहता है वो गोल ही रहता है, ज़्यादातर टीवी जो है वो गोल ही रहता है, तो एन चैनल FET मतलब फिट, मतलब GDS जो लोग रहता है वो फिट रहता है ना, FET मतलब फिट, चैनल पे फिट रहता है, तो एन चैनल फिट, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, चाहे DGS लोग फिट रहता, तो फिट। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ये जो उपयोग करने का उद्देश्य है, ये बाइनरी सिस्टम से इंटरफेस बाइनरी सिस्टम से इंटरफेस। क्या लगा? डिजिटल सर्किट में बाइनरी लिखा है तो बाइनरी होबे करेगा। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव मतलब दसमा में जाने के बाद क्या करता है वो सिस्टम उसका बदलता है। दसमा में इंटरफेस मतलब जो दशमलव BCD प्रणाली क्या है? देखो इसमें एक ट्रिक आ गया, देखो बतलाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिजिटल सर्किट में बाइनरी दशमलव और BCD मतलब जो है बाइनरी मतलब बाहर जाएगा, उसके बाद वो बाहर कैसे जाएगा, वो बाइनरी मतलब जो है वो बाहर कैसे जाएगा, देखो बाहर जाएगा, वो जाएगा बाहर, बाइनरी होगा तो बाहर हो गया बाइनरी, और सिस्टम वो अपना सिस्टम खो देगा बाहर जाके सिस्टम, उसके बाद जो है वो दशमलव मतलब दसवां में जाने के बाद वो इंटर में जाएगा, तो इंटरफेस सिस्टम खो देगा तो पड़ेगा तो इंटर में भी चल जाएगा। दशमलव पूछ रहा है तो दशमलव है तो इंटरफेस, 10वां के बाद इंटर में जाएगा तो इंटरफेस, 10वां के बाद इंटरफेस, तो इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण है? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण है? ये 16 वर्ण। हेक्साडेसिमल डेसिमल संख्या प्रणाली में कितने? हेक्साडेसिमल हेक्सा 16। देखो हेक्सा मान लो जो हेक्सा चलाता है, हेक्साडेसिमल जो चलाता है, मान लो ITI में जो हेक्सा चलाता है वो ज़्यादातर न्यूनतम एज है 16 साल का, उससे न्यूनतम नहीं है। तो हेक्सा ब्लेड चलाने के लिए उम्र जो होना चाहिए वो 16 साल का होना चाहिए। तो वही बोल रहा है
हेक्साडेसिमल को चलाने के लिए जो कितनी होना चाहिए, तो यह है 16, मतलब 16 साल का बच्चा हेक्साब्लेड को चला सकता है। हेक्साडेसिमल को ITI में चलाने के लिए 16 एज का होना चाहिए, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है। CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच का जो नॉब का जो उपयोग है वह क्या है, वह है दोस्तों, वह है स्वीप स्पीड का चयन करें, स्वीप स्पीड का चयन करें। क्या लिखा हुआ है, सी आर ओ तो है सी आर ओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या करें, स्वीप मतलब जो है बेस, मतलब टाइम बेस, मतलब टाइम क्या हो गया, स्वीप मतलब स्वीप स्पीड रहता है, टाइम क्या होता है, स्पीड रहता है ना, टाइम फास्ट भागता है, तो स्वीप स्पीड का चयन करें। कंट्रोल मतलब टाइम क्या होता है, टाइम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, तो स्वीप स्पीड चयन करें, वही पूछ रहा है। तो टाइम बेस कंट्रोल स्विच का नॉब उपयोग क्या करें, तो क्या जो उपयोग होगा वो होगा दोस्तों स्वीप स्पीड का चयन करें। स्वीप मतलब फास्ट काम करें, स्वीप स्पीड का चयन करें, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, डिवाइडर सिंगल का नाम क्या होगा। डिवाइडर जो सिंगल का नाम है, डिवाइस सिंगल का नाम क्या होगा, डिवाइस। ये जो डिवाइस सिंगल का, ये डायल, ये क्या डायल है, ये डायल, ये क्या, ये डायल, ऐसे करके क्या है, ये है दोस्तों, ये क्या है, ये है डायल। देखो डायल कैसे क्या था, देखो ये दो है तो एक आदमी दूसरे को डायल करता है, तो डायल। देखो ये दो है ना, ये एक है और ये मैंने बनाया दो, तो इसने जो इसको डायल किया तो ये हो गया डायल, मतलब कॉल किया तो डायल। दो संख्या है तो डायल, देखो डिवाइस का सिंगल का नाम क्या, सिंगल मतलब ये सिंगल है, सिंगल में क्या करता है तो डायल करके दूसरे को कॉल लगाता है, तो दो है तो ये जो डायल करा तो डायल, तो एक को दो करा तो डायल, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्रबंधन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार के अभिनति की आवश्यकता होती है। प्रबंधक के लिए NPS ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है दोस्तों, बेस पॉजिटिव, एमिटर निगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव। देखो आ गया ना, बेस पॉजिटिव है और एमिटर निगेटिव है और कलेक्टर पॉजिटिव है। देखो बेस मतलब जिसका बेस अच्छा रहेगा वही जो है कलेक्टर पॉजिटिव में बनेगा, जिसका बेस अच्छा रहेगा वही कलेक्टर, और एमिटर निगेटिव रहेगा मतलब जो है एमीटर, मतलब जो मेरा अगर बेसिक निगेटिव रहेगा तो कलेक्टर नहीं बन पाएगा, तो बेस पॉजिटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव रहेगा तो कभी तभी कलेक्टर बन जाएगा, तो बेस पॉजिटिव और एमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, उसके बाद कहीं क्वेश्चन और नहीं होगा दोस्तों, बेस पॉजिटिव रहना चाहिए और जो है कलेक्टर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, प्रबंधक में NPN ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर लोग को कलेक्टर बनना चाहिए, तो वो किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होगी, तो पहले अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद एमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, IGBT का अनुप्रयोग क्या, IGBT का जो अनुप्रयोग है भाई AC मोटर ड्राइव, AC IG लोग किस में चलता है, AC में चलता है, तो AC मोटर ड्राइव मतलब ड्राइव, IG लोग जो है IG बोलता है ना, ये IG जा रहा है, तो IG लोग जो चलता है वो AC में चलता है, तो AC में जो चलता है IG लोग, IGBT लोग चलता है AC मोटर ड्राइव, AC में चलता है AC मोटर ड्राइव, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक 80 प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक हर्ट्ज प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, ये दोस्तों कैथोड ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कौन सा उपकरण मापे हुए, जो मापे हुए परीक्षणित मात्रा का एक 80 प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कौन सा उपकरण मापते हैं किसको, कैथोड मतलब जो है बड़ा भारी लोग चीज़ को नापते हैं, तो क्या लगा हुआ है, कौन सा उपकरण मापने के लिए परीक्षणित मात्रा का एक हर्ट्ज, तो कैथोड ऑसिलोस्कोप स्कोप। देखो परिचिनक मापते हैं मात्रा, एक मात्रा क्या है स्कोप है, तो एक मात्रा स्कोप बोलता है ना, मेरे पास अभी एक ही स्कोप है, सिर्फ हमको नौकरी लेना, तो वही है, तो क्या स्कोप है। देखो परीक्षण करता है कि हमको एक ही हर्ट्ज मतलब एक ही काम है, तो हमको क्या करना है, कैथोड ऑसिलोस्कोप है कि हम यही करेंगे, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, एम्पलीफायर का नाम क्या है, ये जो एम्पलीफायर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों क्लास बी पुल एम्पलीफायर। ये वाली फिगर का जो नाम है, ये नाम है दोस्तों क्लास बी पुल एम्पलीफायर, क्या लिखा हुआ है, क्लास बी फुल, इसका है क्लास बी
क्लास बी पुल, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी देखो देखो बताते हैं इसका क्लास बी पुश। देखो यहाँ से क्लास गया, यहाँ पढ़ लिख के यहाँ पुल पे पास आ गया, तो क्लास बी पुल्स, क्लास बी पुल्स। ये इन्फिनिटिव है, मतलब कितनों पढ़ता है कितनों पढ़ता है कुछ भी दिमाग में नहीं घुसता, तो इन्फिनिटिव है तो मतलब क्लास में इन्फिनिटिव का कोई तोड़ नहीं है। तो क्लास बी पुश, क्लास बी पुल, क्लास बी पुश पुल इन्फिनिटी, क्लास में जाता है इन्फिनिटिव वाला ऑप्शन है, तो इन्फिनिटी मतलब अनंत पढ़ाता है, तो क्लास में ही अनंत पढ़ाता है, तो क्लास बी पुश पुल मतलब जो है पढ़ने के बाद वो घूमने चल जाता है पुल पे, तो पुल एम्पलीफायर। क्लास बी मान लो हम क्लास बी में पढ़ते हैं, बोलता है ना क्लास ए हो गया हाई क्वालिटी, क्लास बी में पढ़ते हैं, तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अरे यहाँ देखो यहाँ भी बी लिखा है ना, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, तो क्लास बी लास्ट में बी लिखा है, और इसमें भी इन्फिनिटी में भी बी आता है, इसे करके बी आता है, खाली इसको घुमा देंगे तो बी, तो क्लास बी एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सीआरओ में इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाता है। सीआरओ में इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाता है, ये है सीआरओ प्रोब के प्रतिरोध जोड़कर, सीआरओ को प्रतिरोध कर, सीआरओ को इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाता है, तो प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाता है, तो सीआरओ प्रोब को प्रतिरोध जोड़कर, सीआरओ प्रोब मतलब सीआरईओ को इनपुट मतलब सीआरईओ है, जो सीआरओ एक तरह से नॉर्मल बोलता है ना, फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स है, तो वही है सीआरओ एक तरह से नॉर्मल, और सीआरओ प्रो जो होता है प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर, सीआरओ में प्रो मतलब प्रो एकदम प्रतिरोध पूरा दिखाता है, सीआरओ में इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया था, सीआरओ प्रो में प्रतिरोध जोड़कर, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्रमशः 4 रंग बैड लाल बैगनी नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम जो मान होता है वो होता है दोस्तों 25,650 25,650 ओम और 28,350 ओम, 25,350 ओम, 25,650 ओम और 28,350 ओम। 25,000 देखो बताते हैं, क्रमशः 4 रंग है ना, 4 रंग है बैड, 4 रंग बैड लाल बैगनी, देखो बैड लाल बैगनी नारंगी, देखो बैड हो गया लाल, देखो बैड पे बैड आ गया ना, तो बैड पे जो सोता है, मान लो कोई से शादी किया तो जो नया सोतेगा, जो 25 साल का ही लौंडा सोतेगा, तो ज़्यादातर बैड पे जो सोता है वो 25 साल का ही लौंडा सोता है, तो बैड है तो 25 हो गया, 25 और कहीं इसमें है भी नहीं, तो 25,650 और बैड कितना भी देता है, तो बैड देता है 25,000 में 25,650 और 28,350, तो मानो एक तरह से बैड पे सोता है 25 साल का लड़का, तो बैड देता है 25,000 में देता है, पलंग जो देता है 25,000 में देता है, तो इसका एगो ट्रिक निकल गया। तो 4 क्रमशः बैड लाल रंग नारंगी और सोने के साथ सोने लिखा है, तो ऑटोमेटिक बेड पे जाएगा सोएगा तो 25 साल का लौंडा आएगा, इससे ट्रिक आ गया। तो प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम दूरी मतलब न्यूनतम जो होता है वो 25 साल का तक न्यूनतम हो गया, 25 साल का न्यूनतम हो गया और अधिकतम हो गया 28 साल। ऐसे एक तरह से मान लो बेड पे जो सोएगा सब कलर में वो 25 साल का लड़का, न्यूनतम और अधिकतम हो गया 28 साल का। और ऐसे भी मानो बेड अगर जो खरीदेगा वो 25 साल में 25,000 में कर देगा और अधिकतम 28,000 में कर देगा, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने की जो लिए मापदंड जो दूरी है वह है दोस्तों परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व। कंडक्टर लोग क्या करता है, कंडक्टर लोग जो है वह इलेक्ट्रिक पे गाड़ी चलाता है ना, कंडक्टर सेमीकंडक्टर, देखो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर हो गया एक तरह से पेट्रोल वाला, सेमीकंडक्टर हो गया एक तरह से मान लो इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो परमाणु की तरह जब परमाणु जैसे परमाणु रॉकेट है वैसे चलाता, परमाणु लोग की तरह परमाणु के वायरलेस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। कंडक्टर सभी कंडक्टर का इंसुलेशन पीने के बाद वह जो है खो देता है कि परमाणु की तरह ही एकदम रफ्तार इलेक्ट्रिक देखता है कितना स्पीड जाता है, तो उसी की तरफ से इंसुलेशन पीने के बाद स्पीड कर देता है। तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या, जो मापदंड है वह जैसे परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है तो 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, एम्पलीफायर का नाम क्या, एम्पलीफायर का जो नाम है ये क्या है, ये एम्पलीफायर है, इसका नाम क्या है, इसका जो नाम है दोस्तों इसका नाम है पावर एम्पलीफायर। देखो बताते हैं, किसी को बॉडी निकालना हो तो ऐसे निकालता है, यहाँ से फिर यहाँ से, लेकिन इसमें एक ही हाथ में निकाला है तो इसमें एक ही हाथ में पावर है, तो पावर एम्पलीफायर। ये तो ऐसे मानो पावर है तो पावर एम्पलीफायर, ये तो एक ट्रिक ये मानो
ये गोल है और ये गोल है, ये मानो दोनों बॉडी है, दोनों का ना रहता है हाथ के जो बॉडी के ऊपर जो बॉडी रहता है हाथ के पास, तो वही है, दोनों गोल गोल रहता है, तो गोल गोल है तो बॉडी पावर रहता है, तब गोल पावर जो गोल रहेगा तो उसी को पावर रहेगा, गोल गोल रहता है गोल गोल की तरह अंडा की तरह, तो पावर एम्पलीफायर, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर कमेंट जो ठीक है, इसमें लेकर और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।